हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हम कंबाइंड गैस लॉ या इक्वेशन के बारे में बात करेंगे और आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोनों सेम ही है, कंबाइंड गैस इक्वेशन बोल दो या आइडियल गैस इक्वेशन बोल दो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने बॉयल्स लॉ देखा था। फर्स्ट लॉ इज बॉयल्स लॉ। व्हाट इज बॉयल्स लॉ? क्या है बॉयल्स लॉ? at constant is equal to pressure and number of moles, that is n, सॉरी टेम्परेचर होगा ना, सॉरी टेम्परेचर होगा। सिलेंडर पे हमने क्या किया था, प्रेशर डाला था तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था, तो क्या होगा, P बोल दो या फिर आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा P से, ठीक है। सेकंड इज चार्ल्स लॉ विच इज फर्दर स्टडीड बाय गै-लुसैक। चार्ल्स लॉ ने क्या बोला था, कांस्टेंट क्या रखा था, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ था, है ना। देन थर्ड वन इज गै-लुसैक लॉ। गै-लुसैक लॉ ने क्या बोला था, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। क्या होता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ओके। और लास्ट जो हमारा था दैट इज एवोगैड्रो लॉ which is volume is directly proportional to number of moles, है ना। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है नंबर ऑफ मोल्स से, या नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दोनों ही सेम है। इक्वल वॉल्यूम अगर के गैसेस लेके हम देखें तो उसमें इक्वल नंबर के क्या होंगे, मोलिक्यूल्स होंगे उस गैस के अंदर, ठीक है, क्लियर। तो इतना हमने पढ़ा था। तो इफ we assume that there is no intermolecular forces between the particles of gases, in that condition gases acting like ideal gas, वो कैसे एक्ट करेंगे, आइडियल गैस की तरह क्या करेंगे, एक्ट करेंगे एंड फॉलो बॉयल्स लॉ एंड गै-लुसैक लॉ। तो क्या होगा, ये सभी जो लॉ दिए थे ना वो क्या होंगे, सॉरी यहाँ पे चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। अगर मान लो कि हम एज्यूम कर ले कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो है ही नहीं, ठीक है, तब जाके ये सभी लॉ जो है वो कोई गैस जो है वो फॉलो करता है, लाइक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। अब आइडियल गैस जो है वो एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि आइडियल गैस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है प्रैक्टिकली रियलिटी में, लेकिन वो एक आप बोल सकते हो कि कुछ देर के लिए जो है कोई गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह एक्ट करती है, बट उसमें एटमॉस्फेयर में प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, वो आगे मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होगा तब जाके ये लोग एवोगैड्रो सभी लॉ जो है वो फॉलो करेंगे और आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे, ऐसा बोल सकते हो। तो आइडियल गैस का इक्वेशन अगर हमें लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, देखो V जो है वो
पहले देखो कि n से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो यहाँ पे n लिख लो, फिर t से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो t लिख लो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो p लिख लो, ऐसा कुछ है ना। देखो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, ओके। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, n r t इज इक्वल टू p, वेर एज r इज अ आइडियल गैस कांस्टेंट और मोलर गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। यूनिवर्सल नाम एनसीईआरटी में होगा, देखना, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा, अगर आप इक्वेशन बनाना हो तो P को यहाँ पे लेके आओ, तो हमारा ये आइडियल गैस का इक्वेशन बन जाएगा, ये आइडियल गैस इक्वेशन, ओके। क्या बन गया हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, क्लियर। अब R जो है वो तो कांस्टेंट है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ R इज सेम फॉर ऑल गैसेस। वैल्यू जो है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अगर हम इनिशियल कंडीशन ले लें, मान लो कि इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं जिसमें P1 V1 और T1 जो है वो डिफरेंट है, तो R के मैनर में आपको बनाना है तो P1 V1 इज इक्वल टू N, और यहाँ पे एक काम करो मोल्स भी फिक्स कर दो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनिशियल कंडीशन एट N एंड R इज कांस्टेंट। R तो वैसे ही कांस्टेंट होगा, लेकिन हमने क्या किया, ये नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिए, नंबर ऑफ मोल्स जो थे वो फिक्स कर दिए, तो क्या होगा P1 V1 इज इक्वल टू N R T1। तो R को अगर हम ऐसे ही बनाएंगे तो क्या होगा, R इज इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू बाई T1, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और फाइनल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे P2 V2 इज इक्वल टू N R T2, ठीक है। तो वैसे भी N तो कांस्टेंट है तो उसको निकाल दो, जरूरत है नहीं, मतलब कैंसल आउट हो जाएगा। अगर करना है, अगर रखना है तो यहाँ पे भी रख सकते हो, नहीं रखना हो तो भी चलेगा, ठीक है। अगर रखना हो तो यहाँ पे हमने कहा था R रखा था, सॉरी N रखा था, तो यहाँ पे N रख दो, तो यहाँ पे क्या होगा R, तो सॉरी R को रखा है ना, तो P1 V1 T1 यहाँ पे गया तो N यहाँ पे होगा, P2 V2 एंड T2, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन R सेम है, तो दोनों ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों ही ऐसे है, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ P1 V1 T1 N इज इक्वल टू P2 V2 T2 N कैंसल, तो हमको नया इक्वेशन मिल गया P1 V1 इज इक्वल टू T1 P2 V2 इज इक्वल टू T2, सॉरी अपॉन T2। तो ये भी एक इक्वेशन है जहाँ पे आप पहली कंडीशन की आपके पास वैल्यू है, तो दूसरी कंडीशन की, फाइनल कंडीशन की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और ये जो है वो तो सब में आएगा, 12th में भी आएगा और आगे भी आएगा। ये यूनिवर्सल है, इसको याद रखना है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है R की, उसके बारे में हम अभी आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू NRT, और ये वाला P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो ये जो है वो बहुत ही वाइडली यूज होते हैं हमारे आगे के कोर्सेज में, ओके। तो इतना नोट करो, उसके बाद हम R की वैल्यू के बारे में बात करेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है हमको याद रखनी है, बिकॉज R की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है यूनिट पे, ठीक है। तो R की कौन सी वैल्यू है वो आपको याद रखनी है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन है, और ज़्यादातर कोई बताता नहीं है कि R की वैल्यू क्या है क्या नहीं है और किस में कौन सी वैल्यू लेनी है, इसलिए तो इतना नोट करो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम
इक्वेशन लिख देता पहले, PV इज इक्वल टू nRT। अगर R को मेन इक्वेशन में डाले तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू PV अपॉन NT। ठीक है, ये हमको कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे मेनली यूनिट के बेसिस पे R की वैल्यू जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। वी कैन से कोई 273.15 भी लेता है, लेकिन चलेगा, ये वो नेग्लेजिबल है। ठीक है, प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर, और हम बोल दो इसको 101325 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, या फिर प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार भी हो सकता है। ठीक है, अगर एसटीपी कंडीशन है और एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर है, तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है 22.4 लीटर। ठीक है, अगर 1 बार होगा तो वॉल्यूम हो जाएगा 22.7 लीटर। इतना ही डिफरेंस है कि अगर 1 बार प्रेशर है तो आप इतना लो, अगर 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है तो वॉल्यूम इतना होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, एटमॉस्फेयर और 1 बार में भी क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको आगे बताया हुआ है, प्रेशर के, जब आपको प्रेशर के लिए समझाया था तब। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हम ले लेते हैं, कंडीशन नंबर 1। ठीक है, तो टेम्परेचर तो हम 273 केल्विन लेंगे, प्रेशर हम ले लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर की जगह हम 101325 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर है ना, कितना है, 22.4 लीटर का। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है, मीटर क्यूब होता है, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो यहाँ पे 22.4 लीटर है, तो 22.4 लीटर दैट इज 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब मैंने मीटर क्यूब क्यों लिया वो अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसको कट आउट करना है हमको इसलिए। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, ये याद रखना ये चीज़, इसलिए हमने हमारी ये चीज़ आई। तो यहाँ पे R की वैल्यू रखेंगे, R इज इक्वल टू P, दैट इज प्रेशर कितना है 101325 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम दैट इज 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। नाउ नंबर ऑफ मोल्स, तो एसटीपी कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स होता है 1 मोल, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो 1 मोल लिखेंगे यहाँ पे। ओके, देन यहाँ पे लिख लो 1 मोल, और यहाँ पे टेम्परेचर है दैट इज 273 केल्विन। तो आप जब इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको वैल्यू क्या आएगी, 8.314, कितनी आएगी, 8.314 नियरली आएगी। अब यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर यहाँ पे कट हो जाएगा, न्यूटन मीटर बचा। ठीक है, न्यूटन मीटर को हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं जूल। क्या बोल सकते हैं, जूल। क्या बोलेंगे, जूल। ये एक यूनिट है, किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है ना, जूल। तो यहाँ पे जूल लिखेंगे, जूल, जूल का जे लिखेंगे। ठीक है, नीचे आओ तो यहाँ पे मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, तो ये हमारी एक यूनिट हो गई आर की, दैट इज 8.314। अगर मानो कि आपको जूल में या फिर न्यूटन मीटर के अंदर दिया गया हो, ठीक है, अगर वैल्यू जो है वो प्रेशर की न्यूटन मीटर में दी गई हो तो आपको ये वैल्यू डालनी है आर की, मतलब कि इसकी। ओके, इसकी ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तब डालो जब ये न्यूटन मीटर में दिया गया हो। ओके, क्लियर। उसके बाद अगर वापस कंडीशन नंबर 2 की बात करें, कंडीशन नंबर 2, ठीक है, तो कंडीशन नंबर 2 में क्या करें, टेम्परेचर 273 केल्विन ही रखो। ओके, उसके बाद प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखो। ओके, उसके बाद तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा तो वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर होगा, और नंबर ऑफ मोल्स भी 1 मोल होंगे। बस सीधा रख दो यहाँ पे,
जब आप रखोगे तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे लिखो आप 1 एटमॉस्फेयर, देन वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर लिखो, देन नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 1 मोल इंटू टेम्परेचर 273 केल्विन। हो गया? ओके, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0.0821। क्या आएगी? 0.0821 समथिंग आएगी। एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेयर, लीटर का लीटर, अब मोल का इनवर्स क्योंकि नीचे है, और केल्विन का इनवर्स। तो ये हमारी दूसरी वैल्यू हो गई। जब हमें एक एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर में दिया गया हो, ये तब हमको ये वैल्यू डालनी है। जब प्रेशर हमको न्यूटन मीटर में दिया गया हो तब ये वैल्यू डालनी है। समझ में आया? ओके, क्लियर? अब जब प्रेशर हमको कंडीशन नंबर 3 में प्रेशर हमको 1 बार में दिया गया हो, तो 1 बार के केसेस में वॉल्यूम कितना लेना है? वॉल्यूम कितना लेना है? 22.7 लीटर। यही चेंज है, दूसरा तो मोल तो सब में सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे मोल निकाल के यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, n इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? R इज इक्वल टू प्रेशर कितना है? 1 बार, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। देन 22.7 लीटर, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, 4 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7, बाकी सब सेम है। फिर 1 मोल ही होता है और 273 केल्विन ही होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 7 आने से क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैल्यू बढ़ जाएगी थोड़ी सी, 0831 हो जाएगी, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर की जगह बार लिखा जाएगा, लीटर, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन के आर की वैल्यू हो गई। जब बार में प्रेशर दिया गया तब ये वैल्यू लिखना। समझ में आया? तो क्या कट आउट हो जाएगा, ये बार बार कट हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू लिखना। जब प्रेशर की वैल्यू बार होगी तो ये बार बार कट हो सकता है, इसलिए इसकी वैल्यू लिखना। जब एटमॉस्फेयर में होगी तो ये वैल्यू। एटमॉस्फेयर और प्रेशर में डिफरेंस यही है कि एटमॉस्फेयर जो है वो उससे बार थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू एटमॉस्फेयर के केस में, ये वैल्यू बार के केस में सिर्फ यहाँ पे 2 और 3 है, और ये जो वैल्यू है वो किसके केस में? हमारी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के केस में। ठीक है, अब बहुत सारे कुछ ऐसे भी होते हैं जो लीटर को अभी ml में कन्वर्ट करेंगे, तो वो बहुत ही इजी चीज़ है, इसको ml में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर जो वैल्यू आपको ml में दी गई है वॉल्यूम की, उसको लीटर में ले लो। ठीक है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स करने से अच्छा है कि ये 3 वैल्यू आपको याद रखनी है। क्लियर? समझ में आया? क्योंकि ये बहुत ही आगे काम आएगी कैलकुलेशन में और न्यूमेरिकल्स में। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में। ओके।